हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं जीएस क्वेश्चन यानी जनरल साइंस से हम लोग 70 प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि आप लोग जो है विज्ञान का के भौतिकी से है। विज्ञान के भौतिकी से है। भौतिकी से 70 प्रश्न को लेकर आए हैं। यह पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद भी आपको प्रश्न बहुत सारे आएंगे। सभी प्रश्न काफ़ी सेलेक्टेड प्रश्न हैं और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा कितना प्रश्न को सही कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज का प्रश्न। दोस्तों, कार्य का मात्रक होता है। कार्य का ईसाई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल कार्य का ईसाई मात्रक जो होता है वह जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए, प्रकाश की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो प्रकाश की इकाई जो होती है वह दूरी होती है। प्रकाश की इकाई क्या होती है? दूरी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। बिल्कुल जीरो से ऊपर चलने वाले हैं, तो बिल्कुल सभी प्रश्न जरूर देखिएगा। एम्पियर का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल एम्पियर का एसआई मात्रक जो होता है वो विद्युत धारा होता है। एम्पियर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा होता है। एम्पियर का एसआई मात्रक विद्युत धारा होता है। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। निम्नलिखित में से समय का मात्रक कौन नहीं है दोस्तों? अधिवर्ष, प्रकाश वर्ष, यह समय का मात्रा है। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। और चंद्रमा, चंद्रमा जो है और क्या है कि समय, इसमें क्या पूछ रहा है? समय का मात्रक कौन सा है? तो प्रकाश वर्ष समय का मात्रक है। ठीक है, चंद्रमा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? चंद्रमा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है पारसेक। पारसेक इकाई है। पारसेक इकाई क्या है दोस्तों? पारसेक किसकी इकाई है? तो बिल्कुल दूरी की इकाई है। क्या है? दूरी की इकाई है पारसेक। आप लोग याद रखिएगा, दूरी की इकाई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो बिल्कुल डेसिबल, डेसिबल ध्वनि की प्रबलता है, यह सही है। अश्वशक्ति, अश्वशक्ति जो है शक्ति की इकाई है। समुद्री मील दूरी की इकाई है, सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं है। ठीक है दोस्तों, सेल्सियस तापमान की इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है ल्यूमेन किसकी मात्रा है? ल्यूमेन जी है वो किसकी है? तो ज्योति फ्लक्स की मात्रा जो होती है, मात्रक जो होती है, क्या होती है? ल्यूमेन होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं पास्कल। पास्कल जो है वह किसकी मात्रा इकाई है दोस्तों? तो बिल्कुल दाब की इकाई है पास्कल। किसकी? दाब की इकाई है पास्कल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों, कैंडेला, कैंडेला का मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला की मात्रक जो होता है वह ज्योति तीव्रता होता है। कैंडेला की मात्रक जो होता है ज्योति तीव्रता होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक होता है। यंग प्रत्यास्था का गुणांक का एसआई मात्रक जो होता है वह न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है? एन प्रति एम होता है, यानी न्यूटन प्रति मीटर होता है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित युग्मों में से भौतिक राशियों के समान विनिमय सूत्र नहीं है, किसकी है? तो बिल्कुल बल एवं दाब की। बल एवं दाब की विनिमय सूत्र जो होता है वो क्या नहीं होता है? तो समान नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, विनिमय समान नहीं होता है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है अदिश राशि है। इसमें बताइएगा अदिश राशि कौन सा है? तो बिल्कुल ऊर्जा। ऊर्जा जो है वह अदिश नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऊर्जा जो है अदिश राशि है। सॉरी, ये क्या है? अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। अदिश क्या होता है? अदिश में केवल परिमाण होता है। ठीक है, अदिश में केवल क्या होता है? परिमाण होता है। जबकि सदिश की बात करें तो सदिश में क्या होता है? सदिश में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। ठीक है दोस्तों, परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, जबकि अदिश में दिशा नहीं होता है और परिमाण केवल होता है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? सदिश राशि इसमें कौन सी है? तो वेग। वेग जो है क्या है? सदिश राशि है। इसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, लेकिन द्रव्यमान में, समय में और लंबाई में। ठीक है, इसमें क्या होगा? केवल क्या होगा आपका? परिमाण होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात कौन सी भौतिक राशि से प्राप्त की जाती है? पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात जो है कौन सी भौतिक राशि से प्राप्त की जाती है? तो बिल्कुल द्रव्यमान से की जाती है। किससे? द्रव्यमान से। ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का वेग होता है, कितना होता है? शून्य में स्वतंत्र रूप से वस्तुओं के गिरने का जो होता है किसके कारण होता है? तो समान त्वरण के कारण होता है। किसके? समान त्वरण के कारण होता है। किसी ऊंचाई से यदि वहाँ की गुरुत्वाकर्षण को शून्य कर दिया जाए और वहाँ पे एक हाथी और एक चींटी को गिराया जाए तो दोनों एक ही बार धरती पर आएगा। चलिए
अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है 2 केजी वाले द्रव्यमान पर 5 न्यूटन बल लगाया जाता है तो उससे उत्पन्न होने वाला त्वरण कितना होगा। ठीक है, तो त्वरण कितना होगा, तो बिल्कुल वैसे यही करना है। क्या करना है कि 5 न्यूटन का है तो 5 न्यूटन को क्या कर देना है, उसके केजी से भाग दे देना है, यानी 2 केजी से भाग दे देना है, कटा देना है कितना 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जितना भी होगा उसका आधा कर दीजिएगा, 2 से भाग दे दीजिएगा, जितना केजी होगा उसको आप भाग दे दीजिएगा, उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन का आधा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु को स्थिर व दिशा में जब कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उसमें कोई बाह्य बल ना हो, यह कथन किसका है। तो यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। ठीक है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। क्या है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम है यदि कोई वस्तु जो है यदि गति में है तो वह गति में ही रहना चाहता है, या कोई वस्तु क्या है कि गति में नहीं है यानी स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है रॉकेट का सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट का सिद्धांत जो है वह किस पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही को गिरने की आशंका का कारण क्या होता है। तो बिल्कुल विश्राम जड़त्व के कारण। ठीक है, जैसे कि अभी बताए हैं कि कोई वस्तु यदि स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहता है, या वेग में है तो वेग में ही रहना चाहता है, लेकिन जब कोई अश्व जो है अचानक चलना शुरू कर देता है तो अश्व के साथ साथ उसका जो वाहन है वो भी चलना शुरू कर देता है, लेकिन उस पर जो अश्वारोही बैठा हुआ है या खड़ा है वह तो स्थिर है और वह स्थिर ही रहना चाहता है, इसीलिए उसको गिरने की आशंका होती है। या जब गाड़ी जो है बस जो है अचानक ब्रेक लगाता है तो आगे की तरफ झुक जाता है, या अचानक गियर तोड़ता है और स्पीड को बढ़ाता है तो क्या है पीछे की तरफ झुक जाता है। इसका कारण है बिल्कुल जड़त्व। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, देखिए वही आपका प्रश्न आ गया, क्या है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री जो है आगे की दिशा की ओर गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया गया है, तो न्यूटन के पहला नियम के द्वारा समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, न्यूटन के पहला नियम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करते हैं बल का गुणनफल होता है। तो बल का गुणनफल जो होता है क्या होता है, द्रव्यमान और त्वरण होता है, द्रव्यमान और त्वरण इक्वल टू बल होता है। चलिए शरीर का वजन किस पर निर्भर करता है, तो बिल्कुल ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है दोस्तों, ध्रुवों पर शरीर का वजन जो होता है क्या होता है, अधिकतम होता है। जैसे जैसे ध्रुव से दूरी जाएंगे वजन जो है में क्या होता है कमी होता चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 टन है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो बिल्कुल चंद्रमा पर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो बिल्कुल 100 टन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 टन हो जाएगा। इसमें 6 से भाग कर दीजिए। ठीक है, 6 से भाग कर दीजिए यानी 100 टन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टन नहीं यहाँ पे न्यूटन होगा। यदि किसी मनुष्य का भार जो है वो 600 न्यूटन है तो पृथ्वी पर कितना हो जाएगा, चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो 60 टन हो जाएगा। ठीक है, 100 टन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है पृथ्वी की सतह पर किसी का भार यदि 29.4 टन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, तो बिल्कुल जितना टन है उतना किग्रा होगा, यानी 29.4 kg हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंचाई छलांग लगा सकता है। क्यों लगाता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है पृथ्वी की तुलना में अल्प है यानी कम है। ठीक है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है 9.8 G है। ठीक है, जबकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है इसका छठा भाग है। ठीक है, छठा भाग है यानी इसमें 6 से भाग कर दीजिए यानी कम है, इसी कारण वहाँ पे अधिक छलांग लगता है। जब आप नील आर्मस्ट्रांग को भी देखे होइएगा तो कंगारू की तरह रेंगते हुए वहाँ पे दिखाई देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है 1 किलोग्राम राशि वजन होता है, 1 किलो राशि का वजन होता है कितना होता है, तो 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, टॉर्क होता है। क्या होता है, जड़त्व आघूर्ण या कोणीय त्वरण का जो गुणनफल होता है उसे टॉर्क कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर क्या है
जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरा कर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है? तो बिल्कुल आयतन पहले से घटेगा और बाद में बढ़ेगा। आयतन पहले क्या होगा, घटेगा और फिर बाद में धीरे धीरे बढ़ेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पानी जम जाता है कब? यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। एक बीकर में पानी बर्फ पर तैर रही है। जब बर्फ पूर्णतः पिघल जाती है तो बीकर में पानी का तल क्या होगा? तो बिल्कुल पानी का तल जो है उतना ही रहेगा, न घटेगा और ना ही बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ठीक है दोस्तों, पानी जमने पर क्या होता है, फैलता है, इसीलिए टूट जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना आसान क्यों होता है? क्योंकि बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। बर्फ़ में घर्षण कम होता है और सड़क पर घर्षण अधिक होता है, इसलिए कठिनाई होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज क्या होता है? एक नदी में चलता हुआ जहाज जब समुद्र में आता है तो क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, थोड़ा ऊपर आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, लोहे के कीले पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील जो है जब पारा में रखिएगा तो क्या होगा, पारा लिक्विड में रखिएगा तो वह तैरेगा, जबकि पानी में वो होता है डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है। लोहे का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से अधिक होता है, पारे से कम होता है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तब पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। कितनी? 4 डिग्री होता है। चलिए वही बात करें, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है उसमें कोई अंतर नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र में डूबा रहता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, रिपीटेड प्रश्न है, याद रखिएगा। तो बिल्कुल ये जो है समुद्र में प्लावन करते समय आइसबर्ग का जो है भाग कितना डूबा हुआ रहता है? तो 1/10 भाग। ठीक है दोस्तों, 1/10 भाग, यानी एक भाग ऊपर रहेगा और 10वां भाग उसका नीचे रहता है। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। बर्फ का दाब अधिक होने से गलनांक जो होता है क्या होता है, घट जाता है, जिसके कारण वह चिपक जाता है। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखेंगे। और 38 नंबर प्रश्न है दोस्तों, हवाई जहाज में से रेल यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है, ऐसा क्यों? क्योंकि वायु दाब में कमी हो जाती है। वायु दाब में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसके कारण स्याही जो है निकलने लगता है। ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या कारण है? तो बिल्कुल साबुन के अंदर बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब के से अधिक होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत करता है? तो बिल्कुल तूफान का संकेत करता है। वायु दाब मापी रीडिंग जो होता है, यदि अचानक से उसका सुई गिर जाता है, रीडिंग गिर जाता है, तो क्या होता है कि तूफान का आशंका हो जाती है। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है, क्यों पक जाता है? तो बिल्कुल प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी पक जाता है, जबकि ऐसे आप किसी बर्तन में बनाइएगा तो वो जल्दी नहीं पकेगा। कारण है अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान उबलने लगता है। अधिक दाब पर पानी जो है अधिक तापमान उबलने लगता है, यानी कहने का मतलब है कि उसमें जो का तापमान जो है वह संरक्षित रहता है, उसी में रहता है। ठीक है, और दाब अधिक बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इस प्रश्न के लिए
अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर अधिक जाकर फट जाता है, क्यों? हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा जो है वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वायु दाब जो है वो घट जाता है। ठीक है, क्या होता है? वायु दाब घट जाने के कारण जो है गुब्बारा फट जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, सूर्य में निरंतर ऊर्जा सृजन किस रूप कारण होता है? सूर्य में ऊर्जा का सृजन जो होता है किस कारण होता है? तो संलयन के कारण होता है। किसके कारण? नाभिकीय संलयन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। किसमें से? स्थितिज ऊर्जा होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। वही बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न का, जब हम रबर के गड्ढे वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार अपवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में बनाया जाता है। ऐसे पदार्थ में कौन सा ऊर्जा बनाया जाता है? तो बिल्कुल स्थितिज ऊर्जा होता है। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? तो बिल्कुल खींचा हुआ धनुष में जो है वो गतिज ऊर्जा नहीं होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है। चलिए वही बात करते हैं, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी कर दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो बिल्कुल जब किसी वस्तु की चाल में दुगनी कर दी तो उसकी गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? चौगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है? तो बिल्कुल ऊर्जा संरक्षण के नियम को दर्शाता है। किसके? ऊर्जा संरक्षण के नियम को दर्शाता है, क्योंकि ऊर्जा भी है ना तो उसका नष्ट होता है और ना ही सृजन होता है, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है। ठीक द्रव्य भी उसी प्रकार होता है। द्रव्य जो है वाष्प के रूप में बदलता है और फिर पानी बनकर, वर्षा बनकर फिर पृथ्वी पर आता है। ठीक है, फिर वाष्प बनता है, यानी यह प्रक्रिया चलता ही रहता है। चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं, साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? साइकिल चलाते समय मोड़ लेते समय मोड़ के पर क्यों झुकता है? तो बिल्कुल वह झुकता है कि ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वही बात करते हैं दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 51 नंबर प्रश्न है। क्या है दोस्तों? दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल आता है? तो बिल्कुल अपकेंद्री बल आता है। कौन सा? अपकेंद्री बल आता है। दूध से क्रीम निकालने के लिए अपकेंद्री बल आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ठीक है, द्रव्यमान वही रहेगा, केवल भार इसका क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। चलिए वही बात करते हैं अगला प्रश्न का, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक महसूस होता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है। जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है तो क्या होता है कि अधिक भार महसूस होता है, लेकिन जब वही नीचे की तरफ आएगा तो उसका भार जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, जब एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है तो जब लिफ्ट जा रही होती है, कहाँ जा रही होती है? तो वह त्वरण के साथ नीचे की ओर जा रही होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण सबसे नज़दीक है? तो बिल्कुल 1/6, जैसे कि बताया है 1/6। यदि पृथ्वी पर 60 kg का है, कितना kg का है? 60 kg का है, तो चंद्रमा पर आप कितना? 10 kg का ही रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कितना? 10 kg का ही रह जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, लोलक की कालावधि है, टाइम पीरियड क्या है? तो बिल्कुल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक जो है उसका कालावधि यानी टाइम पीरियड जो है लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, छोटक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? तो बिल्कुल छोटक घड़ियाँ जो है वो गर्मियों में डोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में कम
दोलन में लगा हुआ समय भी क्या होता है, बढ़ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, किसी सड़क लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल 2 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पार्श्व विकृति एवं अनुदैर्ध्य विकृति को पोआसो अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पोआसो अनुपात कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, वर्षा में बूंद गोलाकार होती है। वर्षा में बूंद गोलाकार होती है, क्यों होती है? सतही तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा के समय देखिएगा बूंद जो होगा वह क्या होगा, गोल होता है। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव होता है पृथ्वी का तनाव के कारण। चलिए, तेल में दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर आता है। तेल दीप की बत्ती जो है वो तेल जो है ऊपर आता है, किसके कारण होता है? तो केशिका क्रिया के कारण। किसके कारण? केशिका क्रिया के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्यानता इकाई होती है। श्यानता जो है पॉइज की इकाई होती है, याद रखिएगा। श्यानता जो है किसकी इकाई होती है? पॉइज की इकाई होती है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। ठीक है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगला प्रश्न का। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, ग्रीस से संबंधित है। किससे है? ग्रीस से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करते हैं। ध्वनि तरंग की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंग की प्रकृति जो होती है वो अनुदैर्ध्य होती है। क्या होती है? अनुदैर्ध्य प्रकृति होती है ध्वनि तरंग की। चलिए, वही प्रकाश की अनुप्रस्थ होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, अपने उड़ान पथ पर अवरोधक की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों का प्रयोग करता है। तो बिल्कुल प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राश्रव्य ध्वनियों जिनकी आवृत्ति होती है, बिल्कुल प्राश्रव्य ध्वनियों का आवृत्ति जो होती है 20,000 HZ से अधिक होता है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक है। मनुष्य के सुनने की हर्ज क्या है दोस्तों? बताइएगा, मनुष्य की सुनने का हर्ज क्या है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंगे है। ध्वनि तरंगे जो है वह लंबवत होती है। ध्वनि तरंग क्या होती है? लंबवत होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, 70 नंबर प्रश्न है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 332 है, तो 332 गुने 2 कर दीजिए, यानी 664 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 70 प्रश्न को देखा, और 70 प्रश्न में आपने कितना प्रश्न कर पाए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।